कि बिहार के नेता लोग किस तरह से बिहार के जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। अब तो सामने दिख रहा है कि 18 वहां भी 18 यहाँ भी। यहाँ क्या मिला? यहाँ मिला एक्सप्रेसवे, जिस एक्सप्रेसवे से बिहार के लोगों को कोई फायदा नहीं, वो सिर्फ उनको गुवाहाटी पहुंचाना है, इसलिए बीच से निकालने के लिए और आपके एक लॉलीपॉप की तरह दे दिया गया। जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो उसी समय आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट का भी चुनाव हो रहा था। उस समय चंद्रबाबू नायडू ने अपने जनता को यह विश्वास दिलाया कि मैं जब सरकार में आऊंगा तो 20 लाख नौकरियों का सृजन करूंगा। उसका प्रारूप वो धीरे धीरे तैयार करना शुरू कर दिया कि बच्चे पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं और दलित के 8वें के बाद 95% बच्चे पढ़ना छोड़ रहे हैं। बताइए, जब पढ़ेंगे ही नहीं, एक खिचड़ी वाले स्कूल में खिचड़ी के अलावा कुछ दूसरा उपक्रम होता नहीं है, शिक्षा के मापदंड को ऊंचा किया नहीं जा रहा है, एक घिसी पिटी व्यवस्था के साथ किसी तरह से 50,000 करोड़ रुपया एवरी ईयर बिहार सरकार खर्च कर रही है, वहां से 5 चपरासी बनने की एबिलिटी नहीं है, तो फिर आरक्षण का फायदा किनको है? तो किसानों के नाम पे सरकारें पार्टियां ठगने का काम करती है, उनको कोई सुविधा नहीं दे रही है। भारत सरकार की यही जो पॉलिसी थी 2014 के पहले, कहती थी कि मनमोहन सिंह। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं टीवीएल 10। हम अभी विक्रम में हूं और मेरे पास जन स्वराज के नेता कुमार गुड्डू भैया हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो बिहार का जो नेताजी हैं, चुनाव के टाइम में किसान के बारे में बहुत बड़ा बड़ा वादा करते हैं, और जब किसान को वो चीज़ नहीं मिलता है, जैसे अभी गेहूं का सीजन है, बहुत सारे लोगों को खाद नहीं मिल रहा है, खाद के लोग तरह तरह पैसा लेकर घूम रहे हैं। क्या कहिएगा इस पे? देखिए, मैं तो गांव में रहता हूं, मेरा नाम है कुमार गुड्डू, घर है गोरखड़ी, और मैं ग्रामीण परिवेश में कृषि परिवार से हूं, खेती भी करवाता हूं। तो किसानों का दर्द मुझे पता है। आप समझिए कि कितनी मुश्किल से इस बार बारिश कम होने की वजह से किसान का, बहुत लोगों का धान का खेती नहीं हो पाया। वो किसी तरह से अगैती गेहूं का और दूसरे दलहन तेलहन का उन्होंने पौध लगाया। अभी गेहूं सब पटवन, एक पटवन हो चुका है, अब उसमें खाद देने की ज़रूरत है। अब बताइए, खाद की इतनी किल्लत है कि विक्रम नवतपुर बिहटा में आपको खोजे के आपको खाद नहीं मिलेगा। अब खाद मिल कैसे रहा है? तो आपको कहीं ना कहीं पैरवी करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि भगवानगंज में गिरा है कि जहानाबाद में गिरा है, वहाँ जाइए। अब वहाँ जाइए तो वहाँ आपको मिनिमम 500 रुपये बोरा खाद दिया जाएगा, जो सरकार कहती है कि 260-66 रुपये हम खाद उपलब्ध कराते हैं किसानों को। और उसके बाद उसको ट्रांसपोर्टेशन, अब बहुत लोगों से मैंने आज मिला तो पता चला कि वो कार लेके गए, कार में 4 बोरा लाद के लाए। अब बताइए, वो कार जहानाबाद से गए होंगे तो उनको 10 लीटर पेट्रोल डीजल लगा होगा, भाड़ा लग रहा होगा। कितना महंगा खाद वो ले रहे हैं। और ये समझिए कि वो जिनके पास साधन है वो तो किसी तरह से ला रहे हैं, मगर कृषक जो एकदम ग्रामीण है, जिसके पास मोटरसाइकिल भी नहीं है, बताइए वो कैसे अपनी खाद का जुगाड़ करे और खेती को आगे बढ़ाए। तो किसानों के नाम पे सरकारें पार्टियां ठगने का काम करती है, उनको कोई सुविधा नहीं दे रही है। भारत सरकार की यही जो पॉलिसी थी 2014 के पहले, कहती थी कि मनमोहन सिंह जो है सो कि किसानों के साथ अहित कर रहे हैं, उनको टाइम पे खाल नहीं दिलवाते हैं, कालाबाजारी करवाते हैं। उससे तो कोई फर्क हमको नहीं दिख रहा है कि 2014 और 2025 में कोई अंतर है। तो जो भी सरकारें आई हैं, कांग्रेस की भी थी, वो भी ठग रही थी, अभी भाजपा की है, वो भी ठग रही है। अच्छा, जन स्वराज भी आई है, ये नहीं ठगेगी? अब देखिए, हमारा कुछ सिद्धांत है, हर एक वर्ग को कैसे मुझे आगे बढ़ाना है, हम लोगों के पास एक सोच है। हम लोगों का सोच है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा नगदी फसल की ओर हमको ले जाना है, और वहाँ हमारी जो जन स्वराज पार्टी की एक मैनिफेस्टो है, जिसमें 5 कार्यक्रम तय हैं। उसमें से एक कार्यक्रम ये भी है कि किसानों को जो नगदी फसल की खेती करेंगे, उनके लिए मनरेगा का जो मजदूर है वो उनको मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। पहले खाद था जो पैक्स अध्यक्ष द्वारा मिलता था, आवंटित होता था। हाँ, और अब सरकारों ने ऐसी नीतियां बना दी कि पैक्स के माध्यम से उसको हटा के अब किस तरह से बांटती है, मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता है कि उसके बांटने का तरीका क्या है। और जब हम थोड़ा सा राजनीति में भी हैं और जागरूक किसान भी हैं, तो हमें नहीं पता है कि किस आउटलेट से और कहाँ मिलेगा, तो आम लोगों को क्या पता होगा किस तरह का वितरण का प्रणाली है, मुझे समझ नहीं आता है। किसानों को तो एकदम नहीं समझ में आता होगा। सरकार की नीतियां हैं शायद कि खेती को बर्बाद कर दिया जाए। जब मान लीजिए पानी में दिक्कत है, बिजली में दिक्कत है,
खाद में भी दिक्कत है, बीज में दिक्कत है, उपजा लिए उसके बाद बेचने में दिक्कत है। अभी देख लीजिए, आप अभी अब पूरे बिहार का रेशियो है कि 13% ही धान जो है वो सरकार के पैक्सों के माध्यम से खरीदा जाता है। बकिए 87% लोग तो मार्केट में खुला बेचते हैं। अभी वही सरकार का 2200-2300 दाम है और किसान 1800, 1700, 2000 में बेचने को मजबूर है। तो सरकार हर तरह से किसानों को मार रही है और अगले 10-20 साल में शायद किसान बचे न बचे, इसका संकट है। अच्छा, एक आंध्र प्रदेश में एक मुद्दा आया है, विशाखापट्टनम में है, जो 500 एकड़ जमीन में है, जो वहाँ पे डेटा सिटी सेंटर वहाँ पे बनने वाला है। और बिहार के जो नेताजी हैं, जो सांसद बैठते हैं, इसके बारे में वहाँ पे बोल नहीं रहे हैं कि हमको बिहार में भी चाहिए, जिससे बिहार वासियों को रोजगार मिलेगा। देखिए, आप देख रहे होंगे जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो उसी समय आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट का भी चुनाव हो रहा था। उस समय चंद्रबाबू नायडू ने अपने जनता को यह विश्वास दिलाया कि मैं जब सरकार में आऊंगा तो 20 लाख नौकरियों का सृजन करूंगा। उसका प्रारूप वो धीरे धीरे तैयार करना शुरू कर दिए। देखिए, आप 15-20 दिन या 1 महीना हो रहा होगा, प्रधानमंत्री जी आंध्र प्रदेश गए थे, वहीं पे ही मेगा औद्योगिक पार्क की स्थापना की बात हुई थी। और आज कल का पेपर में आपको देखे हैं भी कि उसकी प्रोजेक्ट बनना शुरू हो गया है। विशाखापट्टनम से 100-200 किलोमीटर की दूरी पे एक वीरान जगह पे ये एक सिटी बनने के लिए जंगली जगह पे बनने को तैयार है, क्योंकि वहाँ की सरकारें अपने जनता को नौकरी दिलाने के लिए, रोजगार दिलाने के लिए, व्यापार कराने के लिए, एक नई हैदराबाद की तरह सिटी बनाने के लिए चंद्रबाबू साहब प्रतिबद्ध हैं। उसकी ओर आगे बढ़ गए हैं। 80 एकड़ उन्होंने गूगल को जमीन वहां दे दिया है। इसी तरह से और भी डाटा कंपनियों को वो देंगे और वहाँ एक बहुत बड़ा साइबर नगर शहर बचेगा। अब बताइए, एक हैदराबाद के बसने से, बेंगलुरु के बसने से वहाँ की इकोनॉमी में कितना परिवर्तन हुआ है। और वही देख लीजिए कि वहां से भी 18 सांसद हैं जो मोदी जी के सरकार में एक पैर का काम कर रहे हैं, दूसरा पैर का काम बिहार के 18 सांसद कर रहे हैं। नीतीश जी का 12, चिराग जी का 5 और मांझी जी का 1। अब तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए कि ये लोग अपने स्टेट के लिए कितने संवेदनशील हैं कि संवेदनहीन हैं। यहाँ के जनता को रोजगार के लिए, यहाँ के जनता को विकास अगर कोई आता है तो उसके साथ ही बहुत सा रोजगार भी आता है। वहाँ मान लीजिए मेगा औद्योगिक पार्क बनेगा तो कंस्ट्रक्शन में कितने लोग वहाँ लग जाएंगे, फिर उसके बाद ढुलाई में कितने लोग लग जाएंगे, कितने मटेरियल कितना हो जाएगा। तो एक वहाँ पे बहुत बड़ा मतलब काम का सेंटर खुलेगा। बन रहा है आंध्र प्रदेश में, और उसको बनाएगा बिहार के लिए बनाएगा, लेकिन बिहार में नहीं बन रहा है। ना बिहार के राजनेता आवाज उठा रहा है। इसलिए समझिए कि बिहार के नेता लोग किस तरह से बिहार के जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। अब तो सामने दिख रहा है कि 18 वहां भी, 18 यहाँ भी। यहाँ क्या मिला? यहाँ मिला एक्सप्रेसवे, जिस एक्सप्रेसवे से बिहार के लोगों को कोई फायदा नहीं, वो सिर्फ उनको गुवाहाटी पहुंचाना है, इसलिए बीच से निकालने के लिए और आपके एक लॉलीपॉप की तरह दे दिया गया। क्या जरूरी नहीं था बिहार में भी वो मेगा AI सेंटर बनता और कोई औद्योगिक बहुत बड़ा उपक्रम लगता? वहां पे भारत सरकार 1 लाख करोड़ रुपया दी है और हर साल देते देते वहाँ 5 लाख करोड़ रुपया देगी, ठीक है ना। अब 5 लाख करोड़ रुपया जब किसी स्टेट में आएगा तो समझिए वो विकास की गाथा क्या होगी। तो बिहार की जनता को मैं आंख खोलना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, एक नेता चंद्रबाबू नायडू है जो अपने जनता के पे किए हैं वादे पे खड़े उतर रहे हैं, और एक बिहार के यही 18 सांसद जो मंत्री पद लेके चुप बैठे हैं। वो जिस विभाग के मंत्री है उस विभाग का भी एक यहाँ अगर इंडस्ट्री लगवा देते हैं तो मैं मानता। गिरिराज बाबू बहुत बोलते हैं, 10 साल से मंत्री है ना, आज भी कुछ मंत्री होंगे। टेक्सटाइल्स मिनिस्ट्री है, तो टेक्सटाइल का यहाँ हब नहीं बनाया जा सकता। एक मीडिया कर्मी पूछ रहा था इसी मुद्दे पे कि यहाँ पे टेक्सटाइल फैक्ट्री नहीं लगा है, तो बोले कि आप इलीगल बात क्यों कर रहे हैं? तो क्योंकि उनको पता है ना कि उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो टेक्सटाइल का जो कॉरिडोर बना है ना, वो कॉरिडोर आपको महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये सब है, बिहार नहीं है। अच्छा, पहले मैप में देखेंगे, पहले कहा जाता था कि कानून अंधा होता है, लेकिन हमको कहीं ना कहीं लग रहा है कि बिहार का जो राजनेता है, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक है, सब अंधा है। क्योंकि ये लोग सिर्फ चुनाव के टाइम में बोलते हैं कि हम रोजगार देंगे, पलायन रोक देंगे, खाद मिलेगा, किसानों के बारे में सोचते हैं, लेकिन जैसे ही जब जीत जाते हैं तो उनके आंख पर पट्टी बन जाता है। देखिए,
नेताओं की भी कमियां हैं और खास करके जनताओं में भी कमी है। जनता बगैर अपने अधिकार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, इन सब मुद्दों पे वोट करना भूल गई है। वो जातिवाद पे, पार्टीवाद पे, धर्मवाद पे, एक दूसरे के विद्वेष के भावना में, यहाँ तो कोई जिताता ही नहीं किसी को, हराने के लिए किसी को जिता देता है। इस मानसिकता से बिहार ग्रसित है। इस कारण जो है ना, वो पिछड़ापन है। आप पाटलिपुत्रा की धरती पर बैठे हुए हैं, अभी 8 महीने पहले चुनाव हुआ है, उसका बता देते हैं। यहाँ पे राम कृपाल जी थे। राम कृपाल जी 10 साल सांसद रहे, मिनिस्टर भी रहे, मगर कोई भी ऐसा उपक्रम यहाँ नहीं लगा पाए। उनकी लोकप्रियता घटने लगी। तो 2 बार से हारने वाली, अब 3 बार से समझिए कि हारने वाली। एक बार लालू प्रसाद यादव भी पाटलिपुत्रा से हारे और 2 बार मीसा भारती भी हारी। यहाँ की जनता उस जिसको वोट देना था ना, उससे न मिल के अपनी बात कह पाई, अंधा बन के और जाके वो वोट कराई। और आज राम कृपाल जी को हरा के एक दूसरे सांसद को बैठा दिया है। उस सांसद महोदया अभी तक संसद सत्र में विक्रम नवतपुर बिहटा पालीगंज के किसी भी बड़े मुद्दे को उठा नहीं पाई है। जनता से भी बहुत ही कम मिलती है। उनके पास मिलने के लिए कार्यकर्ताओं को भी समय नहीं मिल पाता है, तो जनता से कहाँ मिल पाएंगे। तो जनता को सोचना पड़ेगा कि हम अपने नेता को, वैसे लोगों को चुने जो आपके बीच का हो, आपके दर्द को समझे और आपकी आवाज़ सदन में बने। यहाँ के जनता बोलने वाले, पढ़ने वाले, समझने वाले को चुनती ही नहीं है। सदन में आप देख लीजिए ना, 20 साल से का इतिहास आप उठा के देखिए। विक्रम विधानसभा के नेता सदन में विक्रम के विकास के लिए कितने मिनट बोले हैं। आपके लोकसभा के सांसद को देख लीजिए कि विक्रम बिहटा नवतपुर पालीगंज के विकास के लिए वो सदन में कितनी बार बोले हैं। तो ये एक दुश्वारी है, इसको बदलने की जरूरत है। जनसुराज इन सब बातों को लेकर आगे बढ़ रही है, पढ़े लिखों को आगे कर रही है और जो है सो कि जनता को अपने मुद्दे पे वोट करने के लिए आग्रह कर रही है। देखिए अब जनता मालिक है, क्या करती है। लास्ट क्वेश्चन, बिहार में 500 करोड़ से जातीय जनगणना हुआ था, उससे बिहार वासियों को कितना फायदा हुआ और बिहार सरकार को कितना फायदा हुआ? ये आंकड़ा आपका बहुत दुरुस्त है, क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। जनता को यहाँ भरमा दिया जा रहा है जातीय जनगणना, अन्य चीजों पे। मैं तो कहता हूं कि जातीय जनगणना और आरक्षण 2 ऐसे मुद्दे हैं। वो कहते हैं जो जातीय जनगणना के पक्षधर हैं, मैं उसका विरोधी भी नहीं हूं, मगर जो पक्षधर हैं वो ये बताते हैं कि जातीय जनगणना इसलिए कराना चाहिए क्योंकि जातियों की स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, वो नौकरी में कितने हैं, इससे पता चलेगा कि किस वर्ग को कितना पार्टिसिपेंट मिला है और उसके आधार से फिर जो है सो कि रिशेड्यूल किया जाएगा, जिसको कम मिला है उसको ज्यादा मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग सुनिए, यही रोकते हैं आपको। इसी काम को तो नीतीश कुमार 2006 में किए थे। अति पिछड़ा के नाम पे, दलित के नाम पे उन्होंने इस बात को किया था। अब वही बता दे कि दलित के नाम पे जिनको वो महादलित किए और जिनको पिछड़ा से अति पिछड़ा बनाए, उनको वो हिसाब दे कि कितने लोगों को नौकरी दिए, रोजगार दिए, व्यापार दिए। ये सब आंकड़ा भरमाने के लिए होता है, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए होता है। जब तक रेशियो है, इसी पेपर में रेशियो है कि 8वीं क्लास के बाद 90% अति पिछड़ा के बच्चे पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं और दलित के 8वें के बाद 95% बच्चे पढ़ना छोड़ रहे हैं। बताइए, जब पढ़ेंगे ही नहीं, एक खिचड़ी वाले स्कूल में खिचड़ी के अलावा कुछ दूसरा उपक्रम होता नहीं है, शिक्षा के मापदंड को ऊंचा किया नहीं जा रहा है, एक घिसी पिटी व्यवस्था के साथ किसी तरह से 50,000 करोड़ रुपया एवरी ईयर बिहार सरकार खर्च कर रही है, वहाँ से 5 चपरासी बनने की एबिलिटी नहीं है, तो फिर आरक्षण का फायदा किनको मिलेगा? जो कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, जिनके बच्चे, जिनके पिता आरक्षण का लाभ लेके वो चाहे दलित वर्ग से हों, अति पिछड़ा से हों, वो नौकरी लेके अब शहर में वो बस गए हैं और अपने बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं। और यहाँ गरीब के बच्चे उसी पर अति पिछड़ा और दलित के यहाँ खिचड़ी वाले स्कूल में पढ़ रहे हैं। बताइए, आरक्षण का लाभ किसको मिलेगा? आरक्षण का लाभ उसी को मिलेगा ना जो पढ़ रहा है, जो पढ़ ही नहीं रहा है उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो एक तरह से उन्हीं लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है जिनको पढ़ने का अवसर नहीं दिया जा रहा है और आरक्षण के नाम पे उनको भरमाया जा रहा है। ये जागने की जरूरत है। पिछड़े, अति पिछड़े दलितों को, महादलितों को जागने का समय है कि वो देखें कि जब तक पढ़ेंगे नहीं, उनके पढ़ने की व्यवस्था दुरुस्त नहीं बनाई जाएगी, तो आरक्षण का तो कोई मुद्दा है ही नहीं। जातीय जनगणना हो, मैं उसका पक्षधर हूँ, मगर जातीय जनगणना सिर्फ इसलिए न हो कि सिर्फ उसमें वोट का फायदा हो, किसी वर्ग को ज्यादा
दिखा दिया गया, किसी को बहुत कम दिखाया गया, ऐसा भी सुने थे ना। किसी भी जाति को, जो ओपोनेंट पार्टी की जातियां थी, उनको कम दिखा दिया गया, वहां से हल्ला होता है। तो ये सब राजनीति जो हो रहा है वो वोट का हो रहा है। उनके अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए न जातीय जनगणना है, न आरक्षण का मुद्दा है। चलिए, मेरे साथ जन सुराज गुड्डू भी आते हैं और इन तमाम बातों पर बात की है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट कर जो बताइएगा। जय हिंद।